हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 विज्ञान विषय की सीरीज में हमने आपके अध्याय नियंत्रण एवं समन्वय की संपूर्ण व्याख्या को पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास को पहले जरूर देख लें। आज की इस क्लास में हम आपके अध्याय के समस्त प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे, जहां पर पहले हम पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न और उसके बाद हम पाठ के पीछे जो अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाठ के भीतर अलग अलग पेज नंबर पर दिए गए प्रश्नों की। सबसे पहले पेज नंबर 117 पर प्रश्न दिए गए हैं। अब हो सकता है कि आपके बुक के अंदर कोई पेज संख्या अलग हो, लेकिन प्रश्न सेम टू सेम है, तो आप पेज संख्या देख लेना, आगे पीछे हो सकती है लेकिन प्रश्न सेम है। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच में अंतर क्या है। प्रतिवर्ती क्रिया और टहलना, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है। तो देखिए उत्तर, प्रतिवर्ती क्रिया है वो किसके द्वारा, मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित की जाती है। जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है वो आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क के साथ क्या मौजूद होता है, मेरुरज्जु। उस मेरुरज्जु के द्वारा समस्त प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित यानी कंट्रोल किया जाता है। परंतु जो टहलना है, टहलना मस्तिष्क के द्वारा सोची समझी गई क्रिया है, यानी टहलने की क्रिया को कौन कंट्रोल करेगा, मस्तिष्क करेगा। प्रतिवर्ती क्रिया के अंदर बहुत कम समय लगता है, परंतु टहलना में सूचना को पेशियों तक पहुंचाने के अंदर काफी समय लगता है। दोनों के अंदर अंतर है कि प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु के द्वारा कंट्रोल होती है और टहलना मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होती है। प्रतिवर्ती क्रिया में लगने वाला समय बहुत कम होता है, जबकि टहलने के अंदर जो सूचनाओं का संप्रेषण होता है उसमें जो लगने वाला समय है वो काफी ज्यादा होता है। ये दोनों के अंदर अंतर हो गया। दूसरा प्रश्न है आपका, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली जगह होती है जिसे हम सिनेप्स कहते हैं, उसमें क्या होता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली जगह होती है जिसे हम सिनेप्स कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है। तो देखो, जो तंत्रिकाक्ष है, कौन, जो आपका तंत्रिकाक्ष है, वहां से होकर आने वाले जो विद्युत आवेग हैं वो कुछ रासायनिक पदार्थों को क्या करता है, वहां पर विमोचित कराता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिसे हम उस पदार्थ को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और इसका काम क्या है, इसका काम है जो दुर्बल विद्युत आवेग या जो दुर्बल आपके रासायनिक आवेग हैं उनको शक्तिशाली बना के आगे क्या करना, फॉरवर्ड करना। और ये जो रासायनिक पदार्थ है न्यूरोट्रांसमीटर, ये सिनेप्स को क्या करते हैं, पार करते हैं और अगली तंत्रिका कोशिका की जो ध्रुमिका है, अगली तंत्रिका कोशिका की ध्रुमिका, उसमें समान प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न करते हैं जो आगे बढ़ता है। यानी कुल मिला के ये जो आपके उद्दीपन जो विद्युत आवेगों के रूप में यहां पर आए हैं, उनको दुर्बल जो हो गए हैं पहुंचते पहुंचते, तो उनको शक्तिशाली बनाकर आगे की तंत्रिका में फॉरवर्ड करना। यह आवेग अंततः तंत्रिका कोशिका से पेशी कोशिका या ग्रंथि कोशिका तक जाता है। और ये जो आवेग है वो आगे तंत्रिका कोशिका से पेशी कोशिकाओं तक या फिर ग्रंथि कोशिकाओं तक जाते हैं। तो कुल मिला के दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य जो खाली जगह होती है जिसे सिनेप्स कहते हैं, वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर नामक एक पदार्थ होता है। ये क्या करता है, ये दुर्बल विद्युत आवेगों को क्या करता है, शक्तिशाली बनाकर आगे फॉरवर्ड करता है ताकि वो उचित स्थान पर उचित क्षमता के साथ में पहुंच जाए। आगे बढ़ते हैं। ये देखो चित्र भी दिया हुआ है। जैसे ये आपका अंग, जैसे त्वचा है, त्वचा से सबसे पहले सूचना कहां पर आएगी, डेंड्राइट के पास। डेंड्राइट उस उद्दीपनों को विद्युत आवेग के रूप में बदलकर किसके पास भेजेगा, डेंड्रॉन के पास। डेंड्रॉन क्या करेगा, उसे कोशिका काय के पास भेजेगा, कोशिका काय उसे एक्सॉन के पास भेजेगी और एक्सॉन के अंतिम सिरे पर इन विद्युत आवेगों को रासायनिक संकेतों में बदला जाएगा। जहां पर फिर ये दो कोशिकाओं के बीच की खाली जगह सिनेप्स है, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ होगा। ये इन रासायनिक संकेतों को क्या करेगा, शक्तिशाली बनाकर आगे की कोशिका में फॉरवर्ड कर देगा और इस तरह ये सूचनाएं अंततः हमारे मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु तक पहुंच जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। मैंने व्याख्या के अंदर बहुत अच्छे से बताया था
कि ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि हमारे शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो वो कौन सा करता है, तो वो करता है आपके पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है अनुमस्तिष्क। ये शरीर की स्थिति और संतुलन बनाए रखने का काम करता है। चौथा, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। तो देखो, विभिन्न अंगों में या विभिन्न अंगों से सूचना प्राप्त करने के लिए मस्तिष्क में क्या होते हैं, कुछ केंद्र होते हैं जो अग्र मस्तिष्क के अंदर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और गंध के लिए क्या होती है, वित्तीय पाली होती है। या हम कह सकते हैं कि गंध के लिए हमारा ग्राही अंग क्या होता है, नाक होता है। तो विभिन्न अंगों से सूचना पाने के लिए मस्तिष्क में अलग अलग केंद्र होते हैं जो कहां पर मौजूद होते हैं, जो मौजूद होते हैं आपके प्रमस्तिष्क यानी कि अग्र मस्तिष्क में। और गंध के लिए क्या होती है, वित्तीय पाली होती है, ठीक, जहां से हमें गंध का पता लगता है। पांचवा, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की भूमिका क्या है। प्रश्न क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की भूमिका क्या है, यह आपको बतानी है। देखो, प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क के कंट्रोल में नहीं होती है, क्योंकि प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है, तो इन क्रियाओं को कंट्रोल करता है मेरुरज्जु। कौन करता है, कंट्रोल करता है मेरुरज्जु। मस्तिष्क प्रतिवर्ती क्रिया में होने वाले कार्य की सूचना अपने अंदर क्या कर लेता है, एकत्रित केवल कर लेता है। इसके अलावा ये कोई काम नहीं करता है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि प्रतिवर्ती क्रियाओं में मस्तिष्क का ज्यादा योगदान नहीं होता है, उनको कंट्रोल कौन करता है, मेरुरज्जु कंट्रोल करती है। लेकिन मस्तिष्क का केवल इतना योगदान है कि प्रतिवर्ती क्रिया में जो भी कार्य होता है उसकी सूचना कौन स्टोर करता है, तो वो मस्तिष्क स्टोर करता है उस सूचना अथवा इंफॉर्मेशन को। आगे पेज नंबर 121 पे पहला प्रश्न है, पादप हार्मोन क्या है। तो देखो, पादप है वो अपने विभिन्न भागों से कुछ महत्वपूर्ण रसायन क्या करते हैं, स्रावित करते हैं, जो पादपों की वृद्धि और अन्य क्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो ये जो रसायन है या जो रासायनिक पदार्थ हैं जो पादपों के विभिन्न भागों से स्रावित होते हैं, वो रसायन क्या कहलाते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो रसायन पादप हार्मोन कहलाते हैं। दूसरा है, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्रवाह की गति से किस प्रकार भिन्न है, अलग है। छुई मुई पादप की पत्तियों की जो गति है वो प्रकाश की ओर प्रवाह की गति, जिसे हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, उससे अलग कैसे है। तो देखो, छुई मुई पादप की जो पत्तियों की गति होती है वो प्रकाश की प्रवाह की गति से बिल्कुल अलग है, क्योंकि प्रकाश और प्रवाह गति ये कौन सी गति है, अनुवर्तन गति है, जो एक निश्चित दिशा में होती है। जिस दिशा से प्रकाश आता है उसी दिशा में यह गति होती है। और ये कौन से हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होती है, तो ये ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा गति कंट्रोल होती है। परंतु छुई मुई पादप की पत्तियों को वो छूने के कारण फैलती है और सिकुड़ती है, जो प्रकाश के द्वारा बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं होती है, बल्कि वो कोशिका के द्वारा क्या होती है, कोशिकाओं के फैलने और सिकुड़ने के कारण वो गति कंट्रोल होती है। तो कुल मिला के ये दोनों के अंदर होने वाली जो गति है वो बिल्कुल अलग अलग है, ठीक। तीसरा, एक पादप हार्मोन का आप उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो वृद्धि को बढ़ाने वाला पादप हार्मोन कौन सा है, ऑक्सिन हार्मोन। कई बार परीक्षा में पूछा गया है पादपों की वृद्धि और विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो बच्चों वो ऑक्सिन हार्मोन जिम्मेदार है। मैंने चैप्टर की व्याख्या में आपके जितने भी पादप हार्मोन है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, उन सभी के बारे में बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैप्टर की व्याख्या वाली क्लास आप जरूर देखें। आगे चौथा, किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक होता है। देखो, ये सहारा है, इसके चारों तरफ क्या लपेट रहा है, ये प्रतान चढ़ रहा है और प्रतान धीरे धीरे क्या करता है, वृद्धि करता है। तो एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है, तो जो प्रतान है वो एक प्रकार का संवेदनशील पौधा होता है। इसके किसी सहारे के संपर्क में आते ही, यानी जैसे ही ये जो प्रतान है किसी सहारे के संपर्क में आता है, तो जल और ऑक्सीजन विपरीत दिशा में इसके लिए गतिशील हो जाते हैं। इस प्रकार कोशिकाएं जो सहारे से दूर होती है वो लंबी और कैसी हो जाती है, तन्ने हो जाती है। और जो भाग प्रतान का सहारे के पास में होता है वो मुड़कर आधार से क्या हो जाता है, वो मुड़कर आधार से लिपट जाता है, ठीक है।
तो बिल्कुल सरल है कि प्रतान एक संवेदनशील पौधा है और प्रतान जैसे ही किसी सहारे के संपर्क में आता है तो जल और ऑक्सीजन हार्मोन दोनों विपरीत दिशा में गतिशील हो जाते हैं। इस वजह से जो कोशिकाएं हैं वो लंबी और कैसी हो जाती है, तन्य हो जाती है। कैसी होती है, लंबी और तन्य होती है। और प्रतान मुड़कर फिर किससे, आधार से आपके लिपट जाता है, जैसा कि आपको चित्र में भी दिख रहा है। आगे जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभी कल्पना कीजिए। देखो जलानुवर्तन का मतलब क्या है, जल की तरफ गति। किसकी तरफ, जल की तरफ गति। देखें तो इसको समझाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। हम क्या लें, एक पौधा लें और उसे गमले के अंदर उगाएं। उसकी मिट्टी एक ओर से गीली और दूसरी ओर से कैसी होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए। देखो हमने एक पौधा लिया है, उसको गमले के अंदर उगा दिया है। अब मैं क्या करना है, एक भाग की मिट्टी को तो गीला रखना है और एक भाग की मिट्टी को सूखा रखना है। कुछ दिनों के बाद जब उसका टेस्ट करोगे तो आप पाओगे कि पौधे की जो जड़ें हैं वो जलीय मिट्टी की ओर गतिशील होती है, यानी जो भाग गीला था उस भाग की तरफ ज्यादा गति कर रही है। इस अभिकल्पना से हम ये समझ पाते हैं कि जड़ों में धनात्मक, जड़ों के अंदर धनात्मक जलानुवर्तन होता है। इसका मतलब जिस दिशा में जल था उस दिशा में जड़ों में वृद्धि करना शुरू कर दिया। तो सिंपल सी बात है, जड़ों का जल की दिशा की तरफ गति करना क्या कहलाता है, जलानुवर्तन कहलाता है। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 123, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। देखो हमने देखा था कि जंतुओं के अंदर रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो जंतुओं के अंदर रासायनिक समन्वय के लिए क्या होते हैं, कुछ ग्रंथियां कुछ हार्मोन स्रावित करती है। जंतुओं के अंदर जो विशेष ग्रंथियां पाई जाती है वो ग्रंथियां कुछ हार्मोन को क्या करती है, स्रावित करती है। और ये हार्मोन ही जंतुओं के अंदर रासायनिक समन्वय करने का काम करते हैं। अलग अलग हार्मोन अलग अलग क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और अलग अलग क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। आगे दूसरा, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो देखो आयोडीन युक्त नमक की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इसके अपचयन को कौन नियंत्रित करता है, थायराइड ग्रंथि नियंत्रित करती है। और जो थायराइड ग्रंथि है जिसे हम अवटु ग्रंथि भी कहते हैं, यह ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का क्या करती है, स्राव करती है। और इस थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, आयोडीन की जरूरत पड़ती है। तो यदि थायरोक्सिन हार्मोन अच्छे से स्रावित नहीं होगा तो शरीर के अंदर आयोडीन की कमी हो जाएगी। और जब आयोडीन की कमी होगी तो आपका ग्वाइटर रोग यानी घेंगा रोग अथवा गलगन रोग हो जाएगा, जिसके अंदर आपका जो गला है वो फूलकर बड़ा हो जाएगा और फिर आपको खाने पीने के अंदर दिक्कत होगी। ठीक है। आगे तीसरा, जब एड्रिनलिन हार्मोन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर के अंदर क्या अनुक्रिया होती है। जब एड्रिनलिन हमारे रुधिर के अंदर स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या रेस्पॉन्स होता है, क्या अनुक्रिया होती है। तो देखो एड्रिनलिन रक्त में स्रावित होने से हृदय है वो पहले की तुलना में तीव्रता से धड़कता है। हमारी मांसपेशियों की जो स्पंदन दर है वो भी बढ़ जाती है, साथ ही साथ जीवों के अंदर जो श्वसन दर है वो भी बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि एड्रेनलिन हार्मोन आपके हृदय की धड़कन को बढ़ाने का काम करता है, मांसपेशियों की स्पंदन दर बढ़ाने का काम करता है और श्वसन दर को भी बढ़ाने का काम करता है। इस वजह से इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये विशेषकर आपातकालीन स्थिति के अंदर ही क्या होता है, स्रावित होता है। अतः इसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया कि आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है, तो एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। ये स्रावित कहां से होता है, तो ये एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला मधुमेह, मधुमेह जिसे बच्चों हम कहते हैं डायबिटीज, क्या कहते हैं, डायबिटीज, और जनरल भाषा में हमारे कहते हैं शुगर। ठीक है, कि कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। जो डायबिटीज से पीड़ित रोगी होते हैं उनका जो इलाज है वो इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों किया जाता है। तो देखो हमारे रक्त के अंदर बढ़ी हुई जो शर्करा है, शर्करा मतलब शुगर, उसके नियंत्रण है तो क्या किसकी जरूरत पड़ती है, इंसुलिन हार्मोन की जरूरत पड़ती है। और यह हार्मोन यानी जो इंसुलिन हार्मोन है वो शुगर को क्या करता है, रक्त में शुगर को कंट्रोल करता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा होता है। और मधुमेह के रोगियों में इसका जो स्राव है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस वजह से
रक्त में शर्करा एक प्रॉपर लेवल में रहे, उसको कंट्रोल करने के लिए शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन का होना जरूरी है। अतः यदि शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो इंसुलिन का इंजेक्शन देकर रक्त में शर्करा को क्या किया जाता है, रक्त में शर्करा यानी शुगर को कंट्रोल किया जाता है। तो जब इंसुलिन हार्मोन शरीर में पर्याप्त मात्रा में होगा तो वो अच्छे से शुगर को कंट्रोल कर पाएगा। इसी वजह से कुछ रोगियों के अंदर जहां पर अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा सही मात्रा में इंसुलिन का स्राव नहीं किया जाता है, उन्हें अलग से टीका देकर इंसुलिन क्या किया जाता है, उनके शरीर में इंजेक्ट करवाया जाता है ताकि वो शर्करा को अच्छे से कंट्रोल कर सके। आगे बात करते हैं अभ्यास प्रश्नों की। अभी तक जो भी प्रश्न डिस्कस किए वो पाठ के भीतर दिए गए थे। अब बात करते हैं पाठ के पीछे दिए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आपका पादप हार्मोन है? देखो, इंसुलिन ये मानव हार्मोन है, थायरॉक्सिन भी मानव हार्मोन है, एस्ट्रोजन भी मानव हार्मोन है, लेकिन आपका जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ये एक प्रकार का पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन कौन सा हार्मोन है? आपका जो साइटोकाइनिन है वो एक प्रकार का पादप हार्मोन है। तो आप ध्यान रखेंगे कि साइटोकाइनिन कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन आपका एक पादप हार्मोन है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? बहुत बार देख लिया, सिनेप्स कहते हैं अथवा संधि स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स अथवा संधि स्थल कहते हैं दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच की खाली जगह को। अगला है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी कार्यों के लिए हमारा जो मस्तिष्क है, जो माइंड है, वो रेस्पॉन्सिबल है। आगे, हमारे शरीर के अंदर ग्राही का कार्य क्या है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हो, क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो देखो, जो ग्राही है वो कहां पर पाई जाती है? संवेदनशील अंगों में। हमारे शरीर में ग्राही कितनी है? रिसेप्टर्स कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? देखो, कान किसके लिए? सुनने के लिए। आंख किसके लिए? देखने के लिए। फिर नाक किसके लिए? सूंघने के लिए। फिर नाक, कान और फिर जीभ किसके लिए? स्वाद के लिए। और त्वचा किसके लिए? तो त्वचा आपके उष्मा को, स्पर्श को महसूस करने के लिए। कुल मिला के 5 ग्राही पाई जाती है। कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए और त्वचा स्पर्श के लिए। तो ये जितने भी ग्राही अंग है वो ग्राहिया हैं, वो एक प्रकार की ज्ञानेंद्रिया होती है और ये संवेदनशील अंगों के अंदर पाई जाती है। ये पर्यावरण से सूचनाएं क्या करती है? ग्रहण करते हैं। ये जो ग्राहिया होती है ये पर्यावरण से सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। इनके द्वारा व्यक्ति पर्यावरण से स्वयं को संतुलित करता है। यदि ये उचित तरीके से कार्य न करे तो मस्तिष्क सूचनाएं ग्रहण नहीं कर पाएगा या फिर देरी से करेगा। अतः जो व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा? अतः व्यक्ति असुरक्षित हो जाएगा। व्यक्ति कैसा हो जाएगा? असुरक्षित हो जाएगा। देखो, सिंपल सी बात है, जैसे आपकी त्वचा है, समझ लीजिए सही से कार्य नहीं कर रही है, तो यदि आपका हाथ किसी गर्म वस्तु को टच हो गया तो उसकी सूचना मस्तिष्क तक बहुत देरी से जाएगी और ऐसी स्थिति में व्यक्ति का हाथ क्या हो जाएगा? ऐसी स्थिति में व्यक्ति का हाथ जल जाएगा। तो यानी जब ग्राही अंग सही ढंग से कार्य नहीं करेंगे तो व्यक्ति पर्यावरण के साथ स्वयं को बैलेंस नहीं कर पाएगा, है ना? और सूचनाओं का जो आदान प्रदान है, संप्रेषण है, वो मस्तिष्क के साथ अच्छे से नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति असुरक्षित हो जाएगा, असहज हो जाएगा। जैसे सिंपल सी बात है, हमको बिजली का करंट लग गया, यदि यह सूचना मस्तिष्क तक समय पर नहीं पहुंचेगी तो हम अपने शरीर को वहां से अलग नहीं कर पाएंगे और कम समय के अंदर ही व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। आगे बात करें प्रश्न संख्या 5 की। एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाओ और इसके कार्यों का वर्णन करो। तो देखें, तंत्रिका कोशिका ये हमारे तंत्रिका तंत्र की एक क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है जिसे क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। ये 3 हिस्सों में बटी होती है, द्रुमिका, कोशिका काय और एक्सॉन। ठीक है, यानी डेंड्राइड, आपके साइटोन और एक्सॉन। क्या होता है? डेंड्रोन, साइटोन और एक्सॉन, ये 3 भाग है आपके न्यूरॉन के। तो हमारे शरीर के अंदर जो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं होती है और जो वाहक तंत्रिका कोशिका होती है, हमारे शरीर के अंदर सूचनाओं के संप्रेषण के लिए संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं और आपकी वाहक तंत्रिका कोशिकाएं होती है। संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं ग्राही अंगों से उद्दीपन को प्राप्त करके सूचनाओं को मेरुरज्जु तक ले जाती है
और जो वाहक है वो मस्तिष्क से सूचनाएं कहां तक, अंगों तक पहुंचाती है। तो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं ये विभिन्न ग्राही अंगों से सूचनाओं को प्राप्त करके उन्हें मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाती है। और जो वाहक तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से अनुक्रिया के रूप में जो भी सूचना प्राप्त होती है उसको वापस अंगों तक पहुंचाने का काम करती है। यहां पर आपके सामने चित्र दिया हुआ है। जैसे देखो ये आपका अंग है त्वचा, जो कि ग्राही अंग है। सबसे पहले सूचना किसके पास आएगी, डेंड्राइड के पास। डेंड्राइड से ये डेंड्रॉन के पास, डेंड्रॉन से ये कोशिका काय के पास, कोशिका काय से कहां पर, एक्सॉन के पास, एक्सॉन से सिनेप्स के पास, सिनेप्स से वापिस डेंड्राइड के पास, वापिस डेंड्रॉन के पास, वापिस कोशिका काय के पास, आगे एक्सॉन के पास, और इसी तरह अंत में मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु तक की सूचना पहुंच जाती है। देखो सबसे पहले अंग के पास सूचना आएगी, वहां से डेंड्राइड के पास, डेंड्राइड उस सूचना को विद्युत आवेग में बदलेंगे, विद्युत आवेग डेंड्रॉन के पास जाएंगे, डेंड्रॉन से कोशिका काय के पास, कोशिका काय से वो रासायनिक संकेत के रूप में बदलेंगे साइटोन के अंतिम सिरे पर, फिर वहां से एक्सॉन के पास, एक्सॉन से सूचना सिनेप्स के पास, और सिनेप्स से आगे वही डेंड्राइड के पास, डेंड्राइड से वापिस आगे डेंड्रॉन के पास। इस तरह ये सूचना अंत में मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु तक पहुंच जाती है। और इसी मार्ग से वापिस जो भी प्रतिक्रिया मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु से प्राप्त होती है वो वापिस इसी मार्ग से होते हुए वो सूचना अंग तक पहुंच जाती है। तो देखो मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु से प्राप्त आदेश इसी मार्ग से पुनः उसी अंग तक पहुंचते हैं जहां से उद्दीपन क्या हुए थे, प्राप्त हुए थे। अतः वह अंग उन आदेशों के अनुसार वापिस क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। आगे बात करें, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। प्रकाशानुवर्तन का मतलब क्या है कि प्रकाश की तरफ पादप की गति। तो देखो जड़ प्रकाश के विपरीत मुड़कर अनुक्रिया करती है और जो तना है वो प्रकाश की दिशा में मुड़कर अनुक्रिया करता है। इस प्रकार की गति को ही कहते हैं प्रकाशानुवर्तन गति। पादप के अंदर एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन। यह सूर्य के प्रकाश में तने के अंधेरमय भाग के अंदर आ जाता है। सूर्य के प्रकाश में यह तने के उस वाले भाग में आ जाता है जहां पर अंधेरा होता है और वहां की कोशिकाओं को लंबा करके उन्हें प्रकाश की ओर झुका देता है। इसे कहते हैं धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। और जो जड़ें हैं वो प्रकाश की विपरीत दिशा में गति करती है, अतः उसे कहा जाता है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। आ गया समझ में। जो प्रकाश की दिशा की तरफ गति होगी वो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, और जो प्रकाश की दिशा की विपरीत दिशा में गति होगी वो होगी आपकी ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसके लिए ऑक्सिन हार्मोन जिम्मेदार है। आगे प्रश्न संख्या 7, मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। यानी हमारी जो मेरुरज्जु है यदि उस पर चोट लग जाए या उसको कोई नुकसान हो जाए तो किन संकेतों के आने में समस्या होगी। तो देखो जितनी भी शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है वो कंट्रोल कौन करता है, मेरुरज्जु। तो यदि मेरुरज्जु पर किसी कारण से चोट आ गई, वो डैमेज हो गया, तो प्रतिवर्ती क्रियाएं सही ढंग से संपन्न नहीं हो पाएगी। इसके अलावा सभी सूचनाएं ठीक प्रकार से संचारित नहीं होगी। और इसके अलावा भी जितनी सूचनाएं हैं जो मेरुरज्जु के द्वारा कंट्रोल होती है वो समस्त सूचनाएं मेरुरज्जु के डैमेज होने पर सही ढंग से क्या नहीं होगी, सही ढंग से वो संचारित नहीं हो पाएगी। 8वां, पादप के अंदर रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। तो देखो पादपों के अंदर कोई भी तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। तो पादपों के अंदर कुछ विशिष्ट अंग होते हैं या कुछ विशिष्ट कोशिकाएं होती है जो कुछ विशिष्ट हार्मोन को स्रावित करती है। ये हार्मोन पादपों में वृद्धि, विकास और विभाजन को नियंत्रित करते हैं। साथ ही साथ ये हार्मोन ही पादपों के अंदर रासायनिक समन्वय को क्या करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं। तो उत्तर क्या है कि पादपों के अंदर रासायनिक समन्वय विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थ जिन्हें हार्मोन्स कहा जाता है उनके द्वारा स्थापित किया जाता है रासायनिक समन्वय। ठीक, आगे, एक जीव में नियंत्रण और समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है। एक जीव के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम की क्या जरूरत है, यह प्रश्न कह रहा है। तो देखो यदि जीव में नियंत्रण और समन्वय का तंत्र न हो तो कोशिकाएं जीव की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करेगी। अतः कोशिकाएं जीव की इच्छा के अनुसार कार्य करें, अतः उन पर नियंत्रण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुकोशिकीय जीवों में जिसमें असंख्य कोशिकाएं पाई जाती है
उन असंख्य कोशिकाओं को उचित तरीके से कंट्रोल करना और उन्हें कोऑर्डिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी एक सजीव अपनी इच्छा के अनुसार समस्त क्रियाओं को संपादित कर सकता है। तो बहुकोशिकीय जीवों में सभी प्रकार की सामान्य क्रियाओं के लिए नियंत्रण और समन्वय का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। इसके बिना एक जीव का अस्तित्व संभव नहीं है। अगला 10वां, अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार अलग अलग है, यह आपको बताना है। तो हमने एक भाग में लिखा है इधर अनैच्छिक क्रियाएं, फिर लिखा है प्रतिवर्ती क्रियाएं। देखो अनैच्छिक क्रियाएं जिन पर उनको कंट्रोल करने का काम किसका है, मस्तिष्क का है। जैसे हृदय की धड़कन, सांस लेना, और ये क्रिया संपन्न होने के अंदर ज्यादा समय लेती है। क्या करती है, संपन्न होने के अंदर ज्यादा समय लेती है। बात करो प्रतिवर्ती क्रियाओं की, इनको कंट्रोल कौन करता है, मेरुरज्जु। जैसे गर्म पदार्थ को स्पर्श करने पर हाथ का हटना, और यह क्रिया संपन्न होने के अंदर बहुत कम समय लेती है। तो दोनों के अंदर अंतर हो गया। अनैच्छिक क्रिया को कौन कंट्रोल करेगा, मस्तिष्क। जैसे हृदय का धड़कना, सांस लेना, छींकना, श्वसन, ये सारी क्रियाएं, और इन क्रियाओं को संपादित होने में लगने वाला जो समय है वो थोड़ा ज्यादा होता है। बात करूं प्रतिवर्ती क्रियाओं की, इनको कौन कंट्रोल करेगा, मेरुरज्जु। जैसे ही गर्म पदार्थ को हमने स्पर्श किया, तुरंत ही हाथ दूर हट जाएगा। यानी इन क्रियाओं को संपादित होने में जो लगने वाला समय है वो बहुत ही कम होता है। प्रश्न संख्या 11, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र और हार्मोन क्रिया विधि की तुलना और व्यतिरेक यानी कॉन्टेक्स्ट कीजिए। देखो तंत्रिका तंत्र की क्रिया विधि, तो तंत्रिका तंत्र संवेदी सूचनाओं को प्राप्त करके अपना संदेश भेजता है और नियंत्रण करता है। तंत्रिका तंत्र क्या करता है, विभिन्न प्रकार के ग्राही अंगों से सूचनाओं को प्राप्त करता है, उन्हें मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु तक भेजता है, और क्या करता है, उसके प्रतिक्रिया के अनुसार यानी मस्तिष्क अथवा मेरुरज्जु जो भी आदेश देता है उसके अनुसार वो कार्यों को संपादित करवाता है। शरीर में, पूरे शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र का अपना खुद का बना हुआ जाल होता है, और इसकी अपनी संरचनात्मक इकाई होती है जिसे न्यूरॉन कहा जाता है, जो शरीर के लगभग प्रत्येक अंग से जुड़ी होती है। बात करूं मैं प्रतिवर्ती क्रियाओं की, तो शरीर के अंगों में महत्वपूर्ण ग्रंथि ही हार्मोन स्रावित करती है। इन्हें सभी ग्रंथियां हार्मोन का स्राव नहीं करती है, केवल कुछ विशिष्ट ग्रंथियां होती है जो हार्मोन का स्राव करती हैं। ये हार्मोन कई क्रियाएं जैसे वृद्धि, विकास, जनन आदि को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और हार्मोन स्वयं ही शरीर के अंदर क्या होते हैं, स्वयं ही शरीर के अंदर स्रावित होते हैं। तो दोनों के अंदर क्या हो गया, अंतर हो गया, और कार्य का तुलनात्मक रूप से अध्ययन हो गया। आगे 12वां, चुई मुई पादप में गति और हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में अंतर क्या है। चुई मुई पादप की गति और हमारी टांग में होने वाली गति में अंतर क्या है। देखो अगर मैं बात करूं चुई मुई पादप में गति, तो इस पौधे में गति का जो आधार है वो क्या है, स्पर्श है। वो गति किसकी वजह से हो रही है, हमारे टच करने की वजह से हो रही है। तो गति का आधार क्या है, स्पर्श है, टच है। यह गति पत्तियों के झुकने और खिलने पर आधारित है, यानी कोशिकाओं के फैलने और सिकुड़ने पर आधारित है। यह पत्तियों के आकार में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। बात करूं टांग में होने वाली गति, तो इसका आधार क्या है, मानव तंत्रिका तंत्र है। यह किसकी वजह से होती है, पेशियों के सिकुड़ने और फैलने से। और यहां पर पैर या उसकी पेशियों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये दोनों के अंदर अंतर हो गया। आ गया समझ में कि चुई मुई पादप में जो गति है उसका आधार स्पर्श है, टांग में होने वाली गति का आधार मानव तंत्रिका तंत्र है। फिर चुई मुई पादप में पत्तियों के झुकने और खिलने पर गति आधारित है, वही टांग में पेशियों के फैलने और सिकुड़ने पर आधारित है। चुई मुई पादप में पत्तियों के आकार में भी परिवर्तन संभव है, लेकिन टांग में होने वाली गति में पेशियां या फिर पैर के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हमने आपके अध्याय 6 नियंत्रण और समन्वय के अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम सब जगह फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।